नमस्ते। अच्छा सोचिए जरा, हमारे दिमाग के अंदर ना दो ऐसे किरदार हैं जो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जी हाँ, और आज हम डैनियल kahneman के कमाल के काम के जरिए उन्हीं दो अदृश्य ताकतों से मिलने वाले हैं, जो हमारे हर फैसले, हर सोच को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। बस एक गुजारिश है, इस पर ज्यादा सोचिएगा मत। जो भी पहला जवाब दिमाग में आए बस उसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है? तो क्या मन में 10 सेंट आया? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों का दिमाग पता है, झट से इसी जवाब पर पहुंचता है। ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है, आसान है, पर यह जवाब गलत है। और ये गलत क्यों है? बस यही तो आज की हमारी पूरी बातचीत का मर्म है। तो सवाल ये उठता है कि उस छोटे से सवाल में ऐसा क्या था। असल में ना, हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे, और कहनेमैन इन्हें हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक नाटक के दो मुख्य किरदार कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये है हमारे दो किरदार, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अब देखिए, सिस्टम 1 जो है वो एकदम तेज है, ऑटोमेटिक है और इमोशनल भी। ये हमेशा ऑन रहता है, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये बेचारा धीमा है, सोच समझ के काम करता है और पूरी तरह लॉजिकल है। और हाँ, ये काफी आलसी भी है। ये तभी काम पर लगता है जब इसे मजबूर किया जाए। सच तो ये है कि हम अपनी ज्यादातर जिंदगी इसी सिस्टम 1 के भरोसे ही चलाते हैं। ये हमारा ऑटो पायलट है। ये सारे काम बिना किसी मेहनत के कर देता है, जैसे किसी की आवाज में गुस्सा पहचान लेना, या जैसे ही कोई कहे रोटी और तो मुंह से मक्खन निकलना, या फिर खाली सड़क पर गाड़ी चलाना। ये सब काम आप सोचिए अपने आप हो जाते हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। और फिर बारी आती है सिस्टम 2 की। ये है हमारा वो हिस्सा जो सोच समझकर, ध्यान लगाकर काम करता है। ये तब जागता है जब असली मेहनत की जरूरत हो, जैसे कि 17 को 24 से गुणा करना हो, या फिर दो इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना करनी हो। इन सब कामों में दिमागी कसरत लगती है ना? अब इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा मजेदार है। सिस्टम 1 समझिए कि शो का स्टार है। वो लगातार आइडियाज, फीलिंग्स, सुझाव सब कुछ फेंकता रहता है। और सिस्टम 2, वो इतना आलसी है कि ज्यादातर समय सिस्टम 1 के काम को दोबारा चेक करने की जहमत भी नहीं उठाता। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की वजह से। मतलब हमारा दिमाग ना कम से कम मेहनत करना चाहता है। ये एनर्जी बचाने के लिए बना है, लगातार मुश्किल हिसाब किताब के लिए नहीं। तो सिस्टम 1 फटाफट एक आसान सा जवाब दे देता है, और हमारा एनर्जी बचाने वाला सिस्टम 2 बस उसे मान लेता है। बस यहीं से होती हैं सारी गड़बड़ियां। और एक बात और समझना बहुत जरूरी है, सिस्टम 2 की जो दिमागी ताकत है ना, वो बिल्कुल एक फोन की बैटरी की तरह है, लिमिटेड है। जब ये किसी मुश्किल काम में लगा होता है, मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहा है, तो दूसरे कामों पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये दिमागी मेहनत सच में हमारी एनर्जी खत्म कर देती है। तो चलिए इस ऑटो पायलट यानी हमारे सिस्टम 1 के अंदर थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। ये आखिर हमारी जानकारी के बिना ही दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल देता है। देखिए, सिस्टम 1 एक बहुत बड़ी एसोसिएटिव मशीन की तरह है। मतलब ये चीजों को जोड़ता है। जैसे ही हम डॉक्टर शब्द सुनते हैं, हमारा दिमाग अपने आप नर्स, हॉस्पिटल, दवाई जैसे शब्दों को एक्टिवेट कर देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा दिमाग दुनिया की एक लॉजिकल तस्वीर बनाता रहता है। और सिस्टम 1 को ना कॉग्निटिव ईज बहुत पसंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें जानी पहचानी लगती हैं या जिन्हें समझना आसान होता है, वो हमें ज्यादा सच्ची लगती हैं। पता है, यही वजह है कि कोई झूठ भी अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, क्योंकि दिमाग के लिए आसानी का मतलब ही सच्चाई है। अब आते हैं कहनेमैन के सबसे जरूरी आइडिया में से एक पर, ये कि हमारा तेजी से सोचने वाला दिमाग काम कैसे करता है, खासकर तब जब उसके पास पूरी जानकारी हो ही नहीं। कहनेमैन इसे कहते हैं वाइसियाटी, यानी व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज। जो दिख रहा है बस वही सच है। सिस्टम 1 एक ऐसे जासूस की तरह है जो बस 2-4 सुरागों से पूरी कहानी बना लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सी जानकारी गायब है। उसके लिए एक अच्छी, लॉजिकल लगने वाली कहानी पूरी सच्चाई से ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान है टॉम। वो शांत रहता है, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और वो पार्टियों वगैरह से दूरी रहता है। अब इस छोटी सी जानकारी के आधार पर क्या लगता है, टॉम क्या काम करता होगा?
अपने दिमाग को, अपने सिस्टम 1 को एक जवाब सोचने दीजिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा लाइब्रेरियन, है ना? क्योंकि ये एक अच्छी मिलती जुलती कहानी लगती है। लेकिन ये जवाब इस असलियत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है कि दुनिया में लाइब्रेरियन के मुकाबले किसान या सेल्स पर्सन कई गुना ज्यादा हैं। हमारे सिस्टम 1 ने आंकड़ों के ऊपर कहानी को चुना। बस यही है WYSITI का कमाल। और सिस्टम 1 एक और चालाकी करता है। ये ना मुश्किल सवालों को आसान सवालों से बदल देता है। जैसे अगर कोई पूछे, मैं अपनी पूरी जिंदगी से कितना खुश हूं, तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। तो हमारा सिस्टम 1 क्या करता है, वो चुपके से इस सवाल को बदलकर एक आसान सवाल का जवाब दे देता है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। और हमारा आलसी सिस्टम 2 इस अदला बदली को कभी पकड़ ही नहीं पाता। तो इन सभी दिमागी तिकड़म और शॉर्टकट्स का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका मतलब ये है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी है। हम एक बहुत पावरफुल ऑटो पायलट पर भरोसा करते हैं जो हमें गलतियों की तरफ ले जा सकता है, और हमारा लॉजिकल कंट्रोलर यानी सिस्टम 2 इन गलतियों को पकड़ तो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वो आलस कर जाता है। और नतीजा क्या होता है? हम अधूरी कहानियों के आधार पर अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या पता चला? पहली बात कि हमारी ज्यादातर सोच ऑटोमेटिक है, जिसे हमारा शक्तिशाली सिस्टम 1 चलाता है। दूसरी, हमारा सिस्टम 2 आलसी है लेकिन बहुत जरूरी भी है। हमने ये भी जाना कि हमारे दिमाग को पूरी सच्चाई से ज्यादा एक अच्छी लॉजिकल लगने वाली कहानी पसंद है। और आखिर में हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को रास्ता दिखाती हैं। अरे हाँ, और वो जो पहला सवाल था उसका क्या हुआ? अब जब हमारा सिस्टम 2 पूरी तरह से जाग चुका है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, अगर गेंद की कीमत 5 सेंट है और टीम की कीमत उससे $1 ज्यादा यानी $1 5 सेंट है, तो दोनों को मिलाकर हो गए $1 10 सेंट। तो सही जवाब 5 सेंट था, 10 सेंट नहीं। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जरा ये सोचिए, हमारे कौन से गहरे विश्वास, कौन सी धारणाएं ऐसी हैं जो सिर्फ हमारे सिस्टम 1 की बनाई हुई एक अच्छी कहानी है, ना कि कोई ठोस सच्चाई? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग जो इतना पावरफुल है, कभी-कभी हमें कैसे धोखा दे सकता है? आज हम उन्हीं गलतियों को समझने वाले हैं जो हम सब करते हैं, और वो भी एक पैटर्न में। डैनियल काहनमान के काम के आधार पर चलिए हमारे सोचने के तरीके की इस छिपी हुई बनावट को परत दर परत खोलते हैं। हम सबने सुना है, अपने दिल की सुनो या अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। पर क्या सच में ऐसा करना चाहिए? क्या हमारा ये जो इंट्यूशन है वो उतना पक्का है जितना हम मानते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज कुरेदने वाले हैं। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। काहनेमैन ये नहीं कहते कि हमारा इंट्यूशन बेकार है, अरे नहीं, बल्कि वो कमाल का है। लेकिन उसमें कुछ सिस्टमैटिक गड़बड़ियां भी हैं। मतलब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एक पैटर्न में होती हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं, और ये हम सब में हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गलतियां होती ही क्यों हैं? इस सेक्शन में हम उन मेंटल टूल्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग फट से कोई फैसला लेने के लिए करता है। इस पूरी चर्चा का जो हीरो है वो है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक बस एक फैंसी शब्द है उन मेंटल शॉर्टकट्स के लिए। मतलब मुश्किल सवालों को फटाफट सुलझाने के लिए हमारा दिमाग जो शॉर्टकट अपनाता है, बस वही है ह्यूरिस्टिक। सोचने का एक तेज, आसान तरीका। ह्यूरिस्टिक्स के आप कह सकते हैं 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये हमारी मेंटल एनर्जी बचाते हैं और हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही शॉर्टकट सिस्टमैटिक गलतियों की वजह बनते हैं और असलियत को थोड़ा तोड़ मरोड़ सकते हैं। ये एक तरह का सौदा है, स्पीड के बदले एक्यूरेसी। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अब हम कुछ सबसे कॉमन और पावरफुल मेंटल गड़बड़ियों को देखने वाले हैं। इसे एक टूर की तरह समझिए, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे चकमा दे सकता है। चलिए इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस सवाल पर ध्यान दीजिए, क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 140 साल की उम्र से पहले हुई या बाद में? जाहिर है ये एकदम बेतुका सवाल है, लेकिन ये नंबर 140 अब आपके दिमाग में बैठ गया है। अब असली सवाल, गांधी जी के मृत्यु के समय उनकी असल उम्र क्या थी? एक पल के लिए सोचिए और कोई नंबर मन में लाइए।
बहुत चांस है कि वो पहला वाला अजीब सा नंबर 140 आपके अंदाजे को अनजाने में खींच रहा है। और बस इसी को एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। भले ही 140 का नंबर पूरी तरह से इररेलेवेंट था, हमारा दिमाग उसे एक शुरुआती पॉइंट या एंकर की तरह इस्तेमाल करता है और फिर वहीं से थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है। ज्यादातर लोग नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊंचा अंदाजा लगाते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस ऊंचे एंकर से बंध गया है। हमारा अगला बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा होती हैं। मतलब याद करने में आसानी सच होने की संभावना के बराबर हो जाती है। ये बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ आती है। प्लेन क्रैश की खबरें बहुत बड़ी और डरावनी होती हैं, इसलिए वो दिमाग में बैठ जाती हैं, भले ही कार एक्सीडेंट्स उनसे कहीं ज्यादा आम हो। मीडिया किसी चीज को बार बार दिखाए तो हमें लगता है कि वो चीज बहुत हो रही है। हमारी भावनाएं और ताज़ा यादें चीजों के होने की संभावना के हमारे अंदाजे को बिगाड़ देती हैं। अब एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। लिंडा नाम की एक महिला की कल्पना कीजिए। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। 31 साल की है, सिंगल है, अपनी बात खुलकर रखती है और बहुत ब्राइट है। उसने फिलॉसफी पढ़ी है और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों को लेकर काफी पैशनेट है। इस कैरेक्टर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो अब सवाल ये है, इन दोनों में से किस बात की संभावना ज्यादा है? क्या लिंडा एक बैंक टेलर है, या क्या लिंडा एक बैंक टेलर है और साथ ही फेमिनिस्ट मूवमेंट में भी एक्टिव है? हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बी चुनते हैं, लेकिन अगर प्योर लॉजिक से देखें तो ये नामुमकिन है। सारे फेमिनिस्ट बैंक टेलर तो होती ही हैं, इसलिए ऑप्शन ए के होने की संभावना हमेशा ज्यादा होगी। हम ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन बी एक बेहतर कहानी बताता है ना? वो लिंडा की उस मेंटल इमेज से मैच करता है जो हमने बनाई है। इसे रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि ये गलतियां क्या हैं, पर अब सवाल ये है कि ये होती क्यों हैं। चलिए अब उन मेन मशीनों को समझते हैं जो इन सारे बायस को चलाती हैं। इन गलतियों के पीछे 3 मेन मनोवैज्ञानिक ताकतें काम करती हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जहां हमारा दिमाग एक मुश्किल सवाल को एक आसान से मिलते जुलते सवाल से बदल देता है ताकि तुरंत जवाब दे सके। दूसरा है WYSIT, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ उसी जानकारी पर फोकस करते हैं जो सामने है और जो हमें नहीं पता उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और तीसरा है एसोसिएटिव थिंकिंग, जहां हमारा दिमाग एक अच्छी कहानी बनाने के लिए आइडियाज को बिजली की तेजी से जोड़ता है। YCRT का मतलब है व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज, और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर नतीजे निकालता है जो उसके सामने होती है। वो इस बात को सोचता ही नहीं कि कौन सी जानकारी मिसिंग है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहानियां बनाता है, भले ही वो अधूरी जानकारी पर ही क्यों न बनी हो। तो इन सब मेंटल गड़बड़ियों के बारे में जानने का आखिर फायदा क्या है? इस आखिरी सेक्शन में हम इन दिमागी गलतियों को उनके असल दुनिया के नतीजों से जोड़ेंगे। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया में इन बायसेस का बड़ा असर होता है। नौकरी देते वक्त रिप्रेजेंटेटिवनेस की वजह से हम स्टीरियोटाइप के आधार पर लोगों को चुन सकते हैं। मोल भाव में एंकरिंग का मतलब है कि जो पहला प्राइस बोला गया, पूरा सौदा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और राजनीति में अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कोई एक डरावनी घटना डर के आधार पर बनी गलत नीतियों को जन्म दे सकती है। तो यहाँ से ले जाने वाला जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों को समझने में अच्छा नहीं है। हम बेवजह की चीज़ों में पैटर्न खोज लेते हैं और लॉजिकल डेटा के ऊपर एक अच्छी कहानी को तरजीह देते हैं। और ये शायद सबसे ज़रूरी बात है। बायस्ड होना कोई नैतिक कमी नहीं है, ये कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है। ये नॉर्मल है, ये हर किसी में है और ये हमारे सोचने के तरीके की बनावट में ही शामिल है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। अपनी गलतियों के इस ब्लूप्रिंट को जानने के बाद हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? इस जानकारी के साथ हम अपने सोचने के तरीके को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमन का काम जो हमें बताता है कि अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस की बनावट क्या है। और ये सिर्फ घमंड या अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके में ही गहराई तक बसा हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं
जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने फैसलों पर इतना अटूट विश्वास होता है, भले ही बाद में वो बिल्कुल गलत साबित हो जाएं? और मजेदार बात यह है कि इसका जवाब हमारी किसी पर्सनल कमी में नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे दिमागी सिस्टम का एक फीचर है। चलिए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, आत्मविश्वास का भ्रम। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर के विश्वास और बाहर की दुनिया की सच्चाई के बीच आखिर इतनी गहरी खाई है क्यों? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो ये है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारी असल काबिलियत से कहीं कहीं ज्यादा होता है। कहनेमैन कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने का एक डिफॉल्ट तरीका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इसका सबसे पहला गुनहगार है हमारे दिमाग की कहानी बनाने की आदत। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। मतलब जब कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है, अरे ये तो होना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था। जबकि सच तो ये है कि ये बस एक भ्रम है जो हमारा दिमाग बाद में बनाता है। और पता है ये होता कैसे है? ये प्रक्रिया बहुत ही कमाल की है। हमारा दिमाग ना एक बहुत ही होशियार एडिटर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई घटना होती है, वो उसमें से किस्मत, संयोग और सारी उलझन भरी चीजों को हटाकर एक सीधी साधी साफ सुथरी कहानी बना देता है। और नतीजा, हमें लगता है कि इसका अंत तो यही होना था। और इसी आदत से जन्म होता है नैरेटिव फैलेसी का। हमारा दिमाग बिखरी हुई घटनाओं को जोड़कर एक मतलब की कहानी बना लेता है। जैसे कोई सीईओ कामयाब हो जाए तो हम कहते हैं क्या कमाल का लीडर है, और अगर फेल हो जाए तो कहते हैं उसमें दम ही नहीं था। हम मार्केट और किस्मत जैसे जरूरी फैक्टर तो भूल ही जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो पक्के तौर पर सही होने का एहसास है, ये जो निश्चितता है, ये है क्या? क्या ये सच है या बस एक फीलिंग? इसे कहते हैं वैधता का भ्रम। होता यह है कि जब कोई कहानी हमारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाती है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर लगता है, तो हमें एक बहुत मजबूत फीलिंग आती है कि हम 100% सही हैं। ये जो पक्का यकीन है, ये कहानी के लॉजिकल लगने से आता है, फैक्ट से नहीं। तो यहां पर यह फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है आत्मविश्वास, जो कि एक पर्सनल फीलिंग है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कहानी कितनी अच्छी लग रही है, और दूसरी तरफ है सटीकता यानी एक्यूरेसी, जो सबूत और आंकड़ों पर टिकी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों अक्सर साथ साथ नहीं चलते। और ये बात कहनेमैन ने खुद महसूस की थी। जब वो मिलिट्री में अफसरों को चुन रहे थे तो उन्हें अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि वो बेस्ट कैंडिडेट चुन रहे हैं। लेकिन बाद में जब डेटा देखा गया तो पता चला कि उनके अनुमान तुक्के से बस थोड़े ही बेहतर थे। मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस जाल में फंस जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंट्यूशन वहां काम करता है जहां माहौल स्थिर हो, प्रिडिक्टेबल हो। जैसे शतरंज का खेल, खिलाड़ी हजारों बार पैटर्न देखता है और सीखता है। लेकिन स्टॉक मार्केट या पॉलिटिक्स जैसी जगहों पर, जहां कुछ भी पहले से तय नहीं होता, वहां एक्सपर्ट का इंट्यूशन भी अक्सर धोखा दे जाता है। चलिए अब इस आइडिया को और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि ये चीज हमारी अपनी प्लानिंग पर, हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी, और ये हम सब करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम हमेशा लगने वाले टाइम, पैसे और मुश्किलों को कम आंकते हैं और उसके फायदों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, है ना? घर के छोटे से काम से लेकर बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स तक ये कहानी हर जगह सेम है। तो इस जाल से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। कहनेमैन एक बहुत पावरफुल टूल देते हैं, बाहरी दृष्टिकोण या द आउटसाइड व्यू। मतलब सिर्फ अपनी योजना के बारे में मत सोचो, बाहर देखो। ये देखो कि पहले जब लोगों ने ऐसा ही काम किया था तो असल में क्या हुआ था। आंकड़े जो है ना, वो हमारी ऑप्टिमिस्टिक कहानियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग और कंपनियां इस बाहरी दृष्टिकोण को अपनाते नहीं हैं। क्यों? भाई क्योंकि सच सुनना हमेशा अच्छा नहीं लगता। ये हमारे जोश को ठंडा कर देता है, लीडरशिप पर सवाल खड़े करता है और बड़े बड़े सपनों पर ब्रेक लगा देता है। सीधी सी बात है, आंकड़ों की ठंडी सच्चाई एक मजेदार कहानी से बहुत बोरिंग होती है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले, सबसे दिलचस्प मोड़ पर। क्या हो अगर हम कहें कि दिमाग की ये खामी, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, यही असल में दुनिया की तरक्की की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसे कहते हैं आशावाद का विरोधाभास।
देखिए, एक अकेले इंसान के लिए ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर नुकसानदायक होता है। लोग फेल होते हैं, पैसे डुबाते हैं। लेकिन जब हम पूरे समाज के लेवल पर देखते हैं तो यही ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को नए बिजनेस शुरू करने, बड़े बड़े रिस्क लेने और कुछ नया करने के लिए हिम्मत देता है, और इसी से पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो चलिए फटाफट से समेटते हैं, ये अति आत्मविश्वास हमें बना क्यों रहता है। क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों का भूखा है। हमें अपने कामों पर तुरंत और साफ फीडबैक नहीं मिलता। हम अपनी किस्मत को अपना टैलेंट समझ बैठते हैं, और हमारा दिमाग शक को, डाउट को नेचुरली पसंद नहीं करता। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए क्या सबक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर 2, अच्छी कहानियों से सावधान रहें, डेटा पर ज्यादा ध्यान दें। नंबर 3, असली एक्सपर्ट हर जगह नहीं मिलते, वे सिर्फ खास प्रिडिक्टेबल माहौल में ही काम करते हैं। नंबर 4, कुछ भी प्लान करने से पहले बाहरी दृष्टिकोण जरूर अपनाएं। और 5वां, याद रखें कि उम्मीद और आशावाद एक दो-धारी तलवार है। और आखिर में बस ये एक विचार, सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, सबसे बड़ा खतरा है जानने का भ्रम। मतलब जब हम कुछ गलत जानते हैं लेकिन हमें पूरा यकीन होता है कि हम ही सही हैं। शायद ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता, यही सबसे बड़ी समझदारी है। पैसे और जोखिम की जब बात आती है ना, तो अपना दिमाग बड़े अजीब खेल खेलता है। हम सब अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में सोचने पर बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगते। तो चलिए आज प्रॉस्पेक्ट थ्योरी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अजीब लगने वाले फैसले हैं ये असल में कितने प्रेडिक्टेबल हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के सामने दो ऑप्शन है, या तो सीधे सीधे $50 ले लें पक्के, या फिर एक सिक्का उछालें जिसमें 50% चांस है कि $100 मिलेंगे और 50% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचिए ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग पक्के $50 ही चुनते हैं। और ये छोटा सा चुनाव हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। अच्छा, कई सालों तक पता इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे? वो ये सोचते थे कि हम इंसान इकॉन की तरह हैं, मतलब एक ऐसा प्राणी जो एकदम परफेक्ट लॉजिकल फैसले लेता है, जो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा। लेकिन असलियत तो ये है कि हम इंसान हैं, इमोशन से भरे हुए, गट फीलिंग पर चलने वाले। तो देखिए, ये दो अलग अलग तरह के प्राणी हैं। एक तरफ है इकॉन, वो हर फैसले को अपनी टोटल वेल्थ मतलब कुल संपत्ति के हिसाब से तौलता है, एकदम कंप्यूटर की तरह। और दूसरी तरफ हैं हम, यानी इंसान, जो अपने आज के हालात, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फैसले लेते हैं। और हम इंसानों के लिए ना एक चीज बहुत मायने रखती है, कुछ खोने का दर्द उसे पाने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है। और ये जो बात है ना कि नुकसान ज्यादा दुख देता है, यही हमें एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल सिद्धांत तक ले जाती है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। हमारे बहुत सारे जो अतार्किक मतलब इलॉजिकल फैसले होते हैं ना, उनकी जड़ असल में यही है। तो ये लॉस अवर्जन है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल बायस है, एक तरह का मानसिक झुकाव। साइकोलॉजी ये कहती है कि $100 खोने का जो दुख होता है ना, वो $100 पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। सोचिए, 2 गुना, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये हमारे फैसले लेने के तरीके को बिल्कुल पलट के रख देता है। जी हाँ, ये नंबर याद रखिए, 2 गुना। डैनियल kahneman, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, उनकी रिसर्च से यही पता चला कि नुकसान का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो फायदे से लगभग डबल होता है। और पता है इसी वजह से क्या होता है? जब फायदा हो रहा हो तो हम रिस्क लेने से बचते हैं, लेकिन जब नुकसान का डर हो तो हम बड़े से बड़ा रिस्क उठा लेते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए $50 पाने की खुशी की वैल्यू है 10 पॉइंट्स, तो $50 खोने का जो दर्द है उसकी वैल्यू है -20। और यही वो डर है जो अक्सर इन्वेस्टर्स को अपने नुकसान वाले शेयर बेचने से रोकता है। वो बस इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद ये शेयर वापस ऊपर आ जाएंगे। तो इंसानों के इस अजीब लेकिन एकदम असली बर्ताव को समझाने के लिए एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी थियरी सामने आई, एक ऐसी थियरी जिसने पारंपरिक अर्थशास्त्र की नींव हिला दी। इसका नाम है प्रॉस्पेक्ट थियरी। अब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के 3 मेन आइडियाज हैं। पहला है रेफरेंस पॉइंट, मतलब हम फायदे और नुकसान को अपनी आज की स्थिति से देखते हैं, जीरो से नहीं। दूसरा है घटती संवेदनशीलता। इसका मतलब ये कि $10 से $20 का जो फर्क है ना, वो 1010 से 1020 रुपए के फर्क से कहीं ज्यादा बड़ा महसूस होता है ना। और तीसरा संभावना का वजन। हम लॉटरी जीतने जैसी जो छोटी छोटी संभावनाएं होती है ना, उनको असल से कहीं ज्यादा महत्व दे देते हैं।
तो इसका मतलब क्या ये है कि हम बस इनकंसिस्टेंट हैं, कभी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी यही तो बताती है कि हमारा ये बर्ताव असल में बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है और ये जोखिम यानी रिस्क को लेकर हमारे 4 अलग-अलग चेहरे दिखाता है। देखिए, इस टेबल से सारी कहानी साफ हो जाएगी। जब पक्का मुनाफा हो रहा हो, हाई प्रोबेबिलिटी, तो हम रिस्क से बचते हैं, सोचते हैं जो मिल रहा है बस उसे जेब में रख लो। लेकिन जब मुनाफे का चांस कम हो, जैसे कोई लॉटरी, तो हम खुशी खुशी रिस्क लेते हैं, दाव लगाते हैं। अब कहानी को पलटते हैं नुकसान की तरफ। देखिए, जब नुकसान पक्का दिख रहा हो तो हम उससे बचने के लिए बड़ा से बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब नुकसान का चांस बहुत कम हो तो हम इंश्योरेंस खरीदकर उस छोटे से रिस्क से भी बचना चाहते हैं। हम सबके ज्यादातर आर्थिक फैसले जाने अनजाने इसी पैटर्न पर चलते हैं। अब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी से कुछ और भी दिलचस्प दिमागी धोखे या कह लें कि ट्रिक्स सामने आती हैं। इनमें से 2 सबसे ज्यादा पावरफुल है। पहला है फ्रेमिंग, मतलब किसी बात को किस तरह से पेश किया जाता है, और दूसरा है स्वामित्व, मतलब किसी चीज का मालिक होना। ये जो लाइन है ना, ये प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का सार है, उसका निचोड़ है कि सिर्फ शब्दों का हेरफेर, किसी बात को कहने का तरीका हमारी पसंद को पूरी तरह से पलट सकता है, भले ही गणित के हिसाब से नतीजा बिल्कुल सेम हो। चलिए इसे क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक सिचुएशन पे गौर कीजिए। एक बहुत गंभीर बीमारी फैलने वाली है और अनुमान यह है कि इससे 600 लोगों की जान जाएगी। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए 2 प्लान बनाए गए हैं और उनमें से एक को चुनना है। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन को जान बचाने, मतलब एक फायदे या गेन के तौर पर पेश किया जा रहा है। प्लान ए कहता है कि 200 लोगों की जान बचाई जाएगी, ये पक्का है। प्लान बी एक जुआ है। अब ऐसे में जब बात बचाने की हो तो ज्यादातर लोग निश्चितता चुनते हैं और प्लान ए के साथ जाते हैं। अब जरा रुकिए, हम ठीक यही प्रॉब्लम लेंगे, बिल्कुल सेम, बस शब्दों को बदल देंगे और फिर देखिए कि क्या होता है। इस बार ऑप्शन को लोगों के मरने, मतलब एक नुकसान या लॉस के तौर पर पेश किया गया है। प्लान सी कहता है कि 400 लोग मरेंगे, ये एक पक्का नुकसान है। प्लान डी एक जुआ है। अब देखिए इस बार क्या होता है। ज्यादातर लोग पक्के नुकसान से बचने के लिए जुआ खेलते हैं और प्लान डी को चुनते हैं। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। अगर आप गणित देखें तो प्लान ए और प्लान सी बिल्कुल एक ही बात है। 200 बचेंगे मतलब 400 मरेंगे, और प्लान बी और प्लान डी भी बिल्कुल एक ही हैं। तो फिर बदला क्या? सिर्फ फ्रेमिंग, सिर्फ बात को कहने का तरीका। जब बात जान बचाने की थी तो लोगों ने निश्चितता चुनी, और जब बात मरने की हुई तो लोगों ने जोखिम उठाया। सिर्फ शब्दों ने पसंद को 180 डिग्री पर घुमा दिया। एक और बड़ा मजेदार बायस है एंडाउमेंट इफेक्ट। ये भी सीधे सीधे लॉस एवर्जन से ही जुड़ा है। इसकी सीधी सी बात यह है कि जो चीज हमारी हो जाती है ना, वो हमारी नजरों में ज्यादा कीमती हो जाती है। जैसे कोई अपना पुराना कॉफी मग बेचने के लिए शायद ज्यादा कीमत मांगेगा, लेकिन बाजार से वैसा ही मग खरीदने के लिए कम पैसे देगा। और कंपनियां इसका खूब इस्तेमाल करती हैं, 30 दिन का फ्री ट्रायल देके। एक बार जब कोई सर्विस अपनी लगने लगती है तो उसे खोने का ख्याल ही ज्यादा दुख देता है, और फिर उसे खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इन दिमागी जालों से बचा जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। इन बायस को समझकर ही हम बेहतर फैसले लेने के लिए कुछ रणनीतियां, कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। तो अगर इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। हमारा दिमाग कोई लॉजिकल कैलकुलेटर नहीं है, ये तो रेफरेंस पॉइंट्स, इमोशंस और शब्दों के जाल में फंसा हुआ है। लेकिन इन बातों को जानना ही बेहतर फैसले लेने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए? बहुत सिंपल है। किसी भी बड़े फैसले से पहले बस एक पल के लिए रुकना है। खुद से पूछना है कि इस चॉइस को किस तरह से मेरे सामने रखा गया है। क्या ये गेन की तरह है या लॉस की तरह? फिर उसी प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें। हर फैसले को जिंदगी और मौत का सवाल ना बनाएं। और जहां तक हो सके, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट जैसे मामलों में पहले से कुछ नियम बना लें ताकि मौके पर आकर भावनाएं हावी ना हो जाएं। तो अब जब दिमाग के ये छिपे हुए पैटर्न थोड़े और साफ हुए हैं तो एक सवाल उठता है, ऐसा कौन सा पुराना फैसला है जिसे इस नई रोशनी में फिर से देखा जाएगा? कोई इन्वेस्टमेंट या शायद करियर से जुड़ा कोई चुनाव? ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल सवाल है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सेल्स हों और दोनों के लिए खुशी का मतलब भी बिल्कुल अलग हो?
ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कमाल का आइडिया है नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन का। और आज हम इसी को समझने वाले हैं, क्योंकि ये आइडिया खुशी को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होगा कि कोई इंसान जानबूझकर कम दर्द के बजाय ज्यादा दर्द वाला रास्ता चुनेगा? मान लीजिए एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें दर्द तेज है पर जल्दी खत्म हो जाता है, और दूसरा प्रोसीजर है जो लंबा चलता है जिसमें कुल मिला के दर्द ज्यादा होता है लेकिन उसका अंत उतना दर्दनाक नहीं होता। अब हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरा वाला ऑप्शन चुनते हैं। सुनने में ये बिल्कुल बेतुका लगता है ना? तो इस अजीब सी पहेली का जवाब हमारे लॉजिक में नहीं है। जवाब छिपा है हमारी याददाश्त में, कि वो कैसे हमारे अनुभवों की कहानियां गढ़ती है। देखिए, हमारी याददाश्त कोई कैमरा नहीं है जो सब कुछ जस का तस रिकॉर्ड कर ले। नहीं, वो तो एक कहानीकार है, और एक अच्छे कहानीकार की तरह वो कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ती है, कुछ हटाती है, और हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ भी देती है। तो सवाल ये है कि हमारा ये दिमागी कहानीकार आखिर काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं कि वो कौन से 2 नियम हैं जिनके हिसाब से हमारी याददाश्त इन कहानियों को लिखती है। और मज़े की बात यह है कि ये बस 2 बहुत ही सिंपल से नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई भी अनुभव हमारी यादों में अच्छा बनकर रहेगा या बुरा। पहला नियम है पीक एंड रूल। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि हमारी याददाश्त पूरे अनुभव को याद ही नहीं रखती। वो बहुत चालाक है। वो बस 2 पल चुनती है। एक, उस अनुभव का सबसे इंटेंस पल यानी पीक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और दूसरा उसका बिल्कुल आखिरी पल यानी एंड। बस इन्हीं 2 पलों को मिलाकर हमारी याददाश्त उस पूरे अनुभव की एक कहानी बना लेती है। और दूसरा नियम तो शायद इससे भी ज्यादा अजीब है। इसे कहते हैं ड्यूरेशन निग्लेक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई अनुभव कितनी देर तक चला, 5 मिनट या 50 मिनट, इससे हमारी याददाश्त को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो उस अनुभव की लंबाई को, मतलब ड्यूरेशन को, लगभग नज़रअंदाज ही कर देती है। उसके लिए बस पीक और एंड ही मैटर करता है। तो ये पीक एंड रूल और ड्यूरेशन नेग्लेक्ट, ये सब करता कौन है? यहीं पर हमारी कहानी के असली किरदार सामने आते हैं, और यही हमारी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। असल में हमारे अंदर 2 अलग-अलग सेल्व्स या व्यक्तित्व काम कर रहे हैं। एक जो हर पल को जीता है, और दूसरा जो उन पलों की कहानी लिखता है। काहनेमैन इन्हें कहते हैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ, मतलब अनुभव करने वाला व्यक्तित्व और याद रखने वाला व्यक्तित्व। अब ये जो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है वो अभी में जीता है, इसी को इस पल में खुशी या दर्द महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ। यह हमारा कहानीकार है। ये अनुभवों को इकट्ठा करता है, उनकी कहानी बनाता है, और सबसे जरूरी बात, भविष्य के सारे फैसले यही लेता है। और यही इस पूरे आइडिया की सबसे हैरान करने वाली बात है। जब भी कोई फैसला लेने की बारी आती है तो बॉस हमेशा रिमेंबरिंग सेल्फ ही होता है। चलिए अब वापस उस मेडिकल प्रोसीजर वाली पहेली पर चलते हैं। लोगों ने वो लंबा वाला प्रोसीजर क्यों चुना? क्योंकि उसका अंत कम दर्दनाक था। इस बात ने उनके रिमेंबरिंग सेल्फ के लिए एक बेहतर कहानी बनाई, भले ही उनके एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ने ज्यादा देर तक दर्द झेला हो। मतलब कहानी असल अनुभव पर भारी पड़ गई। और पता है, ये टकराव सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर जैसी अजीब सिचुएशन में ही नहीं होता, ये हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। हम कैसी छुट्टियां मनाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, ये सब हम असल में अच्छे अनुभव नहीं चुन रहे होते, हम अच्छी कहानियां चुन रहे होते हैं। जैसा कि काहनेमैन के काम से पता चलता है, हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी यादों में अच्छी लगेंगी, ना कि उनके जो असल में महसूस करने में अच्छी हो। सोचकर देखिए, हम ऐसी छुट्टियां प्लान करते हैं जहां अच्छी तस्वीरें आएं, अच्छी कहानियां बने, भले ही उस दौरान हमें कितनी भी थकान या परेशानी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हम अपने भविष्य के रिमेंबरिंग सेल्फ को एक अच्छी कहानी देना चाहते हैं। तो हमारे अंदर का ये कहानीकार अपनी कहानी लिखता कैसे है? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, कहानी के सबसे मजेदार, सबसे इंटेंस पल को हाईलाइट करो। दूसरा, कहानी का अंत शानदार बनाओ। और तीसरा, बीच के जो भी लंबे और बोरिंग हिस्से थे उन्हें पूरी तरह भूल जाओ। अब ये सब जानना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये बहुत दिलचस्प है, पर इसका असली फायदा तो तब है जब हम इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी से हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर अनुभव कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इस एक आइडिया का असर हर जगह है।
अपनी पर्सनल लाइफ में हम ऐसे एक्सपीरियंस बना सकते हैं जिनका पीक और एंड मज़ेदार हो, ताकि उनकी यादें अच्छी रहें। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स कुल दर्द पर नहीं, बल्कि मरीज के सबसे तकलीफ वाले पल को कम करने पर फोकस कर सकते हैं। और तो और सरकारें भी जब लोगों की खुशी नापती हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देख सकती कि लोग कितने संतुष्ट हैं, बल्कि उन्हें ये भी देखना होगा कि लोग पल पल में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारी यादें सिर्फ गुजरे हुए कल का हिसाब किताब नहीं है। वो लगातार हमारे आज को बना रही हैं और हमारे कल के फैसलों को तय कर रही हैं। सच तो ये है, हम जो भी हैं अपनी यादों की कहानी की वजह से हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, और ये सवाल हम सबसे जुड़ा है। जब हम अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं तो हम असल में किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने उस हिस्से को जो हर पल को असल में जी रहा है, या उस हिस्से को जो बस उसकी एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।